नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो उस सीरीज का भाग है जिसमें हम एसआई मेंस को लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें हर सब्जेक्ट के प्रतिदिन आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके एसआई मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ पढ़ाने की दृष्टि से होते हैं। सभी एग्जाम में ये काम आने वाले हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो एसआई मेंस को लेकर है, क्योंकि बहुत जल्द ही वो होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि सीजीपीएससी में जो हमारे राज्य में आरक्षण का मुद्दा था वो भी ऑलमोस्ट अभी लगभग क्लियर ही है। वो अब भर्तियां शुरू होंगी। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आगे बढ़ाते रहें। उड़ान आईएएस एकेडमी आपके हर कदम में साथ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी भी है कि हमारा मोस्ट अवेटेड बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है। सिटी प्लाजा ब्रांच में 5 मई को शुरू हो चुका है, होगा ये, है ना। अभी 5 मई को मॉर्निंग की ये बैच होगी, 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की ये क्लासेस होंगी। देन इसके बाद इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, और उसके साथ रिकॉर्डेड का आप यूज यहाँ पर हेल्प के रूप में कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका मान लेते हैं आप नहीं आ पाते हैं क्लास उस दिन ऑफलाइन, या फिर लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। उसी दिन आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस बैच में प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। आजकल जो भी तैयारी होती है वो मेंस के अकॉर्डिंग ही करना बहुत सही होता है, क्योंकि सारा का सारा यदि आप देखेंगे जो प्री का पैटर्न हो चुका है अब वो मेंस के अकॉर्डिंग हो चुका है। पहले क्या था कि प्री का थोड़ा सा अलग तैयारी भी करते थे तो फिर काम चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि मेंस अगर आप करते हैं प्री के साथ ही करते हैं तो मिनिमम आपको मैक्स टू मैक्स या मिनिमम जो भी बात करें आप 5 से 7 क्वेश्चन आपको बेनिफिट करता है प्री में। बहुत बड़ा नंबर है ये। 10 से 12-14 नंबर जो आपको एक्स्ट्रा गेन होगा वो मेंस की तैयारी करने से ही होगा प्री में। एक्चुअली में तैयारी कुछ अलग नहीं है, सिलेबस जो मेंस का है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको प्री में, ये है यहाँ पर। तो ये जो बैच है वो 5 मई से शुरू हो रहा है, हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच है। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8236064990। आज के इस लेक्चर में पॉलिटी के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से उस टॉपिक को जो भी पूछा गया कवर कर ले। हम क्वेश्चन थोड़े से कूट वाले हैं, एसआई में आपके वन लाइनर तक ज्यादातर आते हैं, इसमें हम कूट में रखें जिससे कि आपको ज्यादा चीज बताया जा सके, क्योंकि पॉलिटी क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप टुकड़ों में ऐसे देख नहीं सकते। इस कारण से क्वेश्चन कूट वाले हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्यों चलते हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, इनके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो। यहाँ पास राष्ट्रपति के योग्यताओं अर्हताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 योग्यताओं की बात की गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसके साथ साथ वो लाभ का पद धारण ना करता हो। तो टोटल 4 योग्यताएं हैं। यहाँ पर 4 कूट है, देखते हैं कौन सा मैच करता है। जन्म से भारत का नागरिक हो, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जन्म से होने की यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ बस नागरिक होना चाहिए, वो चाहे जन्म से हो, चाहे पंजीकरण से हो, चाहे देशीकरण से हो, चाहे वो डिसेंट से हो, मूल वंश से हो, चाहे फिर वो क्या हो, भूमि के अर्जन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 वर्ष बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ वो किसी भी प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर कूट नंबर 2, 3 और 4 तीनों सही होंगे यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 71 से है ये, है ना। आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर ज्यादा फोकस किए हैं। ये आर्टिकल 71 से रिलेट करता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो फिर इस मामले के ऊपर जो मूल अधिकारिता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता का प्रश्न है।
आर्टिकल 71 में आपको देखने को मिलेगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात का निर्णय लेगा कि उसमें क्या फैसला देना है। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। तो इसमें 4 कूट हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। चारों में जो सही हो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला बोल रहे हैं नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक, बिल्कुल सही। अगर आर्टिकल 3 का अगर किसी भी सूरत में यूज करना है आपको, संसद में अगर पेश करना है कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। जैसे छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के सिफारिश से लाया गया था। तो अगर किसी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करना है तो पहले आपको राष्ट्रपति का परमिशन लेना होगा। ये जो परमिशन वाला बात है यहाँ पर ये मूल संविधान में नहीं था, ये बेसिकली शामिल किया गया है 5वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे चलकर एक संशोधन होता है जिसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति से पूछकर आपको ये विधेयक लाना है। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 368 में जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, उसके लिए आपको राष्ट्रपति के परमिशन की आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर है अनुच्छेद 111 के तहत कौन हो जाएगा, धन विधेयक। अनुच्छेद 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है, 110 में परिभाषा दी गई है। तो अगर उन दोनों को आप मिला के पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के परमिशन से ही रखा जाएगा। इसके साथ आप अनुच्छेद 107 भी देख सकते हैं। उसके लिए अनुच्छेद 107 कहता है कि अगर कोई विधेयक धन और वित्त ना हो तो फिर वो कहीं भी पेश हो सकता है, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट कहना चाहता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक कहाँ पेश होंगे, लोकसभा में पेश होंगे। इसके बाद जब आर्टिकल 109 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से होंगे, तो मतलब पहला और तीसरा तो होगा। साधारण विधेयक के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ निर्धारित नहीं की गई है, तो इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 और 4 उत्तर नहीं होंगे, यहाँ पर 1 और 3 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए वीटो शक्ति क्या होती है, जब शुरुआत से बात करते हैं, सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार गवर्नमेंट के देखें तो यहाँ पर 3 यहाँ पर अंग होते हैं, विधायिका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। कानून जब तीनों मिलते हैं तभी बनता है ना। जनरली कानून बनाने की शक्ति तो विधायिका के पास है, लेकिन वो अकेले यहाँ पर नहीं कर पाती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बन पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर होती है कि कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा। इसीलिए तो इसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जहां पर विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव है उसका नाम है संसद, लेजिस्लेचर है जो संसद। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, और जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून विधेयक पारित होता है तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो जब हस्ताक्षर करने की बारी आती है तब राष्ट्रपति के पास एक शक्ति आती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर, आर्टिकल 111 के तहत। अर्थात लोकसभा से, राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है कि वो उसे अस्वीकार कर दे। ठीक है, क्या कर दे, अस्वीकार कर दे। दूसरा ऑप्शन है उसे पुनर्विचार हेतु लौटा दे। तीसरा ऑप्शन है कि वो साइन ही कर दे ना भाई, हस्ताक्षर कर दे, क्या दिक्कत है, हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। तो ये तो वीटो नहीं हुआ, ठीक, ये शक्ति हुई हस्ताक्षर करने की। ये दोनों वीटो पावर्स हैं, अस्वीकार करना और पुनर्विचार हेतु लौटाना। पुनर्विचार हेतु आप फिर से लोकसभा राज्यसभा को लौटाते हो, इसे बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। तो ये वाला कूट तो होगा तीसरा वाला। अस्वीकार में 2 होता है, एक जो कार्यपालिका कहने के लिए करती है और दूसरा एक जो खुद से करते हैं। कार्यपालिका में आत्यांतिक एब्सोल्यूट वीटो आता है, तो ये भी आ जाएगा। एक होता है जेबी जो खुद से लगाते हैं, वह है जेबी वीटो, तो ये अस्वीकार हो जाएगा। मतलब 1, 3 और 4, ये 3 वीटो हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास उपलब्ध है। 1, 3 और 4 देख लेते हैं कोई कूट मैच कर रहा है, बिल्कुल है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या करता है, मैच करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में सत्य कथन बताइए। मतलब यहाँ फिर से 4 कूट दिए हैं, उपराष्ट्रपति को लेकर आपको सत्य कथन बताना है। इसमें पहला कूट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल गलत।
यदि आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को देखेंगे आर्टिकल 66 में, तो यहाँ बताया गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होगा वो दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले सदस्यों से होगा, मतलब कुल सदस्य भाग लेते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, मतलब पहला जहां है वो आंसर हो ही नहीं सकता, तो एलिमिनेशन मेथड हटाओ इस ऑप्शन को, इन ऑप्शन को भी हटा दो, मतलब दूसरा तो कंफर्म सही है, नहीं भी चेक करेंगे तो काम बन जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, बिल्कुल सही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय है ना, मत से होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में उपबंध है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है ये, है ना। जब उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें देखते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फिर चौथा तो गलत हो गया, तो फिर चौथा गलत है, तो डी भी चला गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा पॉइंट होगा उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब 4 में से जो असत्य होगा वो उत्तर हो जाएगा, जो सत्य होगा वो उत्तर नहीं होगा। पहले यही चेक कर लिया कीजिए आप कि कूट में सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, पहला कूट जो असत्य है वो उत्तर है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ना पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो मान लेते हैं ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन है, तो सभापति हैं, और सभापति वही हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं, बाय डिफॉल्ट पदे नहीं है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। जब ये सही है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार होता है, नहीं, राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बात करें सभापति के रूप में वो निर्णायक वोट देने का अधिकार रखते हैं, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, ये क्या हो गया, सही है। तो ये उत्तर नहीं होगा, जब दूसरा उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि गलत वाला हमारा उत्तर होगा। फिर है उपराष्ट्रपति को निर्णायक वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, बिल्कुल ये भी मिला हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो केवल दो हमारा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए में केवल 2 है, तो वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मिलेगा, निम्नलिखित में से किन अवसरों पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। देखो यहाँ संबोधन की बात किया, संयुक्त बैठक की बात नहीं किया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर संबोधन की बात किया है कि कौन से कंपलसरी डेज हैं जहां पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर क्या करेंगे, अभिभाषण करेंगे, कंपलसरी वाला। तो ये आर्टिकल 87 की बात है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, कि इसमें लिखा हुआ है लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात, जब भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा जनरली 5 साल के बाद होता है, तो 5 साल के बाद जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो पुनर्गठन के बाद दोनों सदनों को संयुक्त रूप से प्रथम अधिवेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात लगने वाले प्रथम सत्र के प्रथम दिन में दोनों सदन को संयुक्त रूप से भाषण देंगे, कौन, राष्ट्रपति भाषण देंगे। राष्ट्रपति का ये भाषण स्वविवेकीय नहीं है, राष्ट्रपति जो भी भाषण देते हैं वो सरकार का होता है भाषण। तो ये हो गया। दूसरा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष, हर एक वित्तीय वर्ष में, है ना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम दिन में दोनों जो सदन है उनको बैठाकर एक साथ क्या दिया जाता है, भाषण दिया जाता है। तो ये दोनों कंपलसरी, यहाँ पास ये दोनों भाषण राष्ट्रपति के खुद के नहीं है, ये मंत्री परिषद के द्वारा लिख कर दिया जाता है। चलिए कुट पढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर बिल्कुल सही, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर बिल्कुल सही, वह प्रत्येक वर्ष के अंतिम सत्र पर नहीं, पहले सत्र पर ही है। तो 1 और 2 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, पहले यही देखते हैं, सही कथन पर विचार करना है, मतलब 4 में से जो सही है वो हमारा उत्तर है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा में मतदान करने का अधिकार है, बिल्कुल गलत बात है, ये कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 इसके लिए है, अनुच्छेद 88 महान्यायवादी और मंत्रियों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो दोनों संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं तथा उन समितियों में बैठ सकते हैं जहां उनका नाम दिया गया है, लेकिन मतदान करने का दोनों को अधिकार नहीं है। तो पहला कूट तो गलत हो जाएगा क्योंकि मतदान करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल, दूसरा सही है। वह लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, तीसरा भी सही है। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या दिक्कत है।
तो 2, 3, 4 हमारा क्या हो जाएगा, कुछ सही होगा, सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है, अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है, अस्थायी अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, है ना। अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर मैं जाना चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड कैसे आता है। आपको समझना होगा कि अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। अध्यक्ष कौन, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। जैसे ओम बिरला जी स्थायी अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष है ना, वो अपना पद रिक्त कर देगा, अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा, यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। लोकसभा का अगर वो सदस्य नहीं है तो फिर वो अपना पद रिक्त कर देगा, कोई निश्चित कार्यकाल की बात ही नहीं की गई है। दूसरा, यदि वो त्यागपत्र देना चाहता है तो फिर वो त्यागपत्र दे सकता है उपाध्यक्ष को, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे अगर हम हटाने का प्रयास करें तो हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, लोकसभा में एक प्रस्ताव लाना होगा, लोकसभा में एक प्रस्ताव लाना होगा, 14 दिन के पहले सूचना देनी होगी। तो 14 दिन का पूर्व सूचना देकर लोकसभा में एक प्रस्ताव लाइए। लोकसभा में जब प्रस्ताव आएगा तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे, वो पीठासीन नहीं रहेंगे, उनको नीचे बैठा दिया जाएगा, मतलब बैठने दिया जाएगा, बोलने भी दिया जाएगा, लेकिन पीठासीन रहने नहीं दिया जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, तो फिर कोई और अध्यक्षता कर रहा होगा, फिर इनके ऊपर वोटिंग होगा। वोटिंग के लिए अलग मेथड है, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन समस्त सदस्य कैसे निकाले जाते हैं, तो कुल सदस्य संख्या में से रिक्त घटा देंगे तो तत्कालिक रूप से कितने सदस्य ये निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543, 543 में से 13 सांसद मान लेते हैं रिक्त है, अनुपस्थित नहीं है दोस्तों, रिक्त है। रिक्त है मतलब या तो वो पद खाली है, मतलब उसमें इस्तीफा दे दिया गया है, डेथ हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है, पद रिक्त हो गया है। तो एट प्रेजेंट 530 सीट है आपके पास, 530 सीट का बहुमत हो जाएगा 530/2, 530/2, 265 प्लस 1, 530/2 प्लस 1, तो ये कितना होगा 265 प्लस 1, 266। तो ये 266 जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे, तो इन्हें लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये कार्यकाल हो गया। चौथा यहां पर लिखा हुआ है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो लोकसभा के विघटन के बाद भी अपना पद ग्रहण करता रहेगा जब तक कि नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण ना कर ले, ठीक है, समझिएगा। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 साल का होता है। यहां कोई एक स्थायी अध्यक्ष है, कोई ना कोई तो होगा, मान लेते हैं एक्स नाम का आदमी यहां पर क्या है, स्थायी अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष ना, सॉरी अध्यक्ष लिखना था यहां पर, स्थायी अध्यक्ष है। अब हो गया लोकसभा का विघटन, लोकसभा का क्या हो गया, विघटन। तो लोकसभा के विघटन पर सारे सांसद की छुट्टी हो जाती है, 543 सांसद हैं, सभी की छुट्टी हो गई, अब कोई सांसद नहीं है। लेकिन एक आदमी है जो कि सांसद से क्या बन गया था, अध्यक्ष बन गया था, तो उनका पद जीवित रहेगा, क्योंकि चौथा पॉइंट कहता है लोकसभा के विघटन पर लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होगा, तो इनका पद बने रहेगा, ठीक है। मतलब कोई सांसद नहीं है, ये लोकसभा चल भी नहीं रही है, फिर भी लोकसभा का अध्यक्ष का पद बना हुआ है। अब मान लेते हैं ये कोई नंबर की लोकसभा है, 16वीं लोकसभा है, मान लेते हैं ये 16वीं नंबर की लोकसभा है। 16वीं नंबर की लोकसभा का विघटन हुआ, अध्यक्ष का पद कंटिन्यू चल रहा है। अब आ गई 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा यहां से शुरू हो रही है, कुछ दिन का गैप है, यहां से शुरू हो रही है। तो 17वीं लोकसभा का पहला बैठक होगा, 17वीं लोकसभा का पहला बैठक होगा। कोई डेट उठा लेते हैं, मान लेते हैं ये 20 मई को समाप्त हो गया, आज क्या है, मई है ना, 20 मई को समाप्त हो गया, तो ये हो गया 23 मई को, मान लेते हैं नया वाला आ गया, आज नया वाला आ गया है 17वीं लोकसभा का। 20 को खत्म हो गया था पुरानी लोकसभा, लेकिन अध्यक्ष का पद 3 दिन और चलेगा, अध्यक्ष का पद 3 दिन और चलेगा। अब यहीं पास अगर हम बात करते हैं एक आर्टिकल की जिसमें लोकसभा में अनुपस्थिति के केस में अध्यक्षता की बात की गई है, कि यदि लोकसभा में ध्यान दीजिएगा, ये अलग आर्टिकल है, ठीक है,
अगर इसका अगर आर्टिकल निकालने का अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर ये आएगा आपका 94-95 के आसपास। 94-95 में आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि लोकसभा में दोनों पीठासीन क्या हो चुके हैं, पद रिक्त है, दोनों पीठासीन का पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, या दोनों पीठासीन आज अनुपस्थित हैं, तो दोनों के लिए अलग केस है। ठीक, रिक्त है मतलब इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा है। अब जब बैठा नहीं है तो आएगा कौन, कोई नहीं आ सकता, तो ऐसे कंडीशन पर लोकसभा को कौन चलाएगा। फिर दूसरा केस है अनुपस्थिति का, आज क्या है, अनुपस्थिति है, दोनों अनुपस्थित हो गए हैं, तो फिर कौन चलाएगा, मतलब पद में है लेकिन आज नहीं आए हैं, तो ये दोनों केस में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है। जब रिक्त होता है तो फिर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि लोकसभा का कौन सा मेंबर अध्यक्षता करेगा। जब लोकसभा राज्यसभा में पीठासीन अधिकारियों का पद रिक्त होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि लोकसभा का कौन सा अधिकारी यहाँ पर अध्यक्षता करेगा। लेकिन यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा स्वयं डिसाइड करती है कि कौन अध्यक्षता करेगा, कौन अध्यक्षता करेगा स्वयं डिसाइड होता है। चलिए, तो ये रिक्त वाला कंडीशन आप समझ गए। चलते हैं पुराने स्लाइड में। 16 लोकसभा का विघटन हो गया है 20 मई को। इस दिन अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होगा, अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होगा। 23 मई को 11 बजे जब सदन लगेगा, क्योंकि पहली बैठक 17वीं लोकसभा का कब हो रहा है, 11 बजे हो रहा है, 23 मई को, आज के दिन में, आज मान लेते हैं 11 बजे हो रहा है। इज इट ओके? तो यहां पर क्या होगा, तो पुराने लोकसभा का अध्यक्ष का पद खत्म हो जाएगा, पुराना लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा 11 बजे। अब इनके जगह पर कौन आएगा। अब देखो, जब लोकसभा का पद के अध्यक्ष का पद खत्म हो गया तो अब मैं कह सकता हूं कि लोकसभा के पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, मतलब यह पद क्या हो चुका है, रिक्त हो गया है। तो रिक्ति के समय राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि कौन अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति जो सबसे वहां पर क्या होता है, बुजुर्ग होता है, एज वाइज नहीं, एक्सपीरियंस वाइज, लोकसभा में बैठने वाइज, उसको बुलाते हैं अपने पास, बोलते हैं कि आपको मैं अस्थायी अध्यक्ष बनाता हूं। लेकिन कब बुलाएंगे, एक दिन पहले बुला लिया जाता है, 22 मई को। 22 मई को ही उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा। किनको बुलाया जाएगा, ये 17वीं लोकसभा वाले को बुलाया जाएगा। 17वीं लोकसभा में 543 लोग का चुनाव हुआ है। 543 लोगों में से जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसे 22 तारीख को राष्ट्रपति बुलाएंगे। सबसे पहले तो उसे शपथ दिलाएंगे। क्या चीज का शपथ, तो लोकसभा का सदस्य होने का शपथ दिला देंगे। आर्टिकल 99 में बताया गया है, अनुच्छेद 99 बोलता है कि कोई भी सांसद सदस्य होगा वो अपना पद शपथ के बाद ही ग्रहण करेगा। तो ये आदमी शपथ ले लेगा खुद का। फिर राष्ट्रपति इसको क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी रूप से। क्यों कर पाते हैं नियुक्त, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद क्या हो चुका है, अब रिक्त हो चुका है। तो रिक्ति के समय राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसका काम क्या होगा, इनका काम होगा 23 तारीख की अध्यक्षता करना, क्योंकि 23, 24, 25, 26 4 दिन चलेगा शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाया राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त कर दिया कि आप दिलाइए और बाकी सभी को। तो ये इंसान क्या कराएंगे, 542 लोगों का शपथ दिलवाएंगे। अब राष्ट्रपति बोलेंगे कि देखो 23, 24, 25, 26 को आप शपथ करवा लो, 27 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव कराना, 27 को अध्यक्ष का चुनाव करा देना। तो अध्यक्ष के चुनाव तक रुकते हैं ये। अस्थायी अध्यक्ष शपथ दिलवाएगा शुरुआत के 4 दिन, और फिर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये क्या करते हैं, सदन की अध्यक्षता करते हैं। और जैसे ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाता है, अस्थायी पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष है, नॉर्मल समय के लिए रहेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करना, नहीं, ऐसा नहीं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आता है। ठीक है, जब अध्यक्ष का निर्वाचन होना असंभावित हो तो अध्यक्ष के रूप में स्थापना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। नियमित अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक, हाँ बिल्कुल, कार्यभार ग्रहण किए रहना और सदस्यों को शपथ दिलाना, बिल्कुल, यही दोनों काम होता है, यही दोनों काम, मतलब सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बात है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध में से निम्न में से कौन सा सही है, कौन से सही होगा यहाँ। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, सही है। 4 कूट है, अनुच्छेद 75 में कूट पूछ रहा है ना, तो हमको ध्यान देना होगा कि हम जो भी टिक करेंगे वो अनुच्छेद 75 से करेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं अनुच्छेद 75 आपको दिखाऊं यहाँ पर, अनुच्छेद 75 क्या कहता है क्या नहीं कहता है, तो आपको यहाँ पर पूरा क्लैरिटी होगी कि अनुच्छेद 75 किस बारे में बात कर रहा है।
75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, और इसमें फिर संख्या के बारे में बताया गया कि मंत्रियों की संख्या क्या होगी, कैसे होगी। ठीक, बाकी और कुछ नहीं बताया गया है। फिर दूसरा है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे। संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष आपको क्या लेना होगा, तो शपथ, पद और गोपनीयता दोनों का। कोई भी मंत्री लगातार 6 महीने के अवधि तक बन सकता है यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। मंत्रियों का वेतन जो भी होगा वो संसद विधि द्वारा क्या करता है, अवधारित करता है। तो ये है अनुच्छेद 75। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे किया जाएगा? पहला गुण, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है ना, यहाँ लोकसभा आना चाहिए। दूसरा को हम गलत मान लेते हैं अभी के लिए। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है ना। तो दूसरा ऑप्शन तो सभी में दिख रहा है, नीचे देखोगे तो दूसरा ऑप्शन सभी में है, मतलब इसको सही लेना पड़ेगा। जनरली ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। लेकिन अकॉर्डिंग टू अब ऑप्शन आपको चलना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरा को सही लेना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो गया। फिर चौथा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं हो सकती, ये सही है। लेकिन 75 में नहीं है भाई, 74 में लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा मिलेगा आपको? 74 में। 75 के बारे में पूछ रहा है तो 1 2 3 सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ये बी होगा ना, डी नहीं होगा, क्या होगा? बी। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर चर्चाएं कर ली हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को, और भी वीडियोस हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लोग उठा सकें। तो मैं इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।